हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की एक छोटी व्यापारिक कंपनी से भारतीयों पर शासन करने वाली औपनिवेशिक शक्ति के रूप में विकसित हुई। हमने भारतीय शासकों के बीच कंपनी द्वारा शुरू की गई नीतियों का भारतीयों पर प्रभाव भी जाना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाया, राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित किया, लोगों के अधिकारों को फिर से परिभाषित किया और अपनी इच्छित फसल का उत्पादन किया। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। दीवान बनने से कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। इसका मतलब था कि कंपनी के पास अपने क्षेत्र से राजस्व या लगान जमा करने का पूरा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त कंपनी को ये भी सोचना पड़ा कि जिस क्षेत्र में कंपनी नई प्रशासक बनी, वहां के स्थानीय शासकों के साथ किस प्रकार समझौता किया जाए। दीवान बनने के बाद कंपनी का प्रयास राजस्व या लगान बढ़ाना और सस्ते दाम में बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना था। इससे कंपनी को 5 साल में अपना राजस्व दोगुना करने में मदद मिली। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी के बदले भारत से सामान खरीदती थी। राजस्व एकत्र करने से उन्हें भारत से खरीदे गए माल के निर्यात के वित्तपोषण में मदद मिली। हालांकि यह प्रक्रिया 1770 में बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई, जब बंगाल की अर्थव्यवस्था भयानक अकाल के कारण संकट में थी। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 भाग था। खेती में सुधार की जरूरत। अकाल के बाद कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि ग्रामीण इलाकों में खेती और जमीन के निवेश में सुधार करना होगा। इसलिए 1793 में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें कंपनी ने जमींदारों से एकत्र किए जाने वाले लगान की एक निश्चित राशि निर्धारित की। इस व्यवस्था में कंपनी ने तालुकदारों और स्थानीय शासकों को जमींदार बनाया। किसान जमींदारों को लगान देते थे और जमींदार कंपनी को एक निश्चित राजस्व देते थे। कंपनी ने सोचा ये स्थायी बंदोबस्त उनके लिए नियमित आय उत्पन्न करेगा और जमींदारों को जमीन सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि कंपनी को केवल एक निश्चित राजस्व दिया जाना था। लेकिन दूसरी ओर स्थायी बंदोबस्त की वजह से काफी समस्याएं पैदा हुई। जमींदार जमीन सुधार में निवेश नहीं कर रहे थे और उनके लिए निर्धारित राजस्व का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। परिणाम स्वरूप जो जमींदार राजस्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने अपना जमींदारी अधिकार खो दिया और उनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं। हालांकि 1800 के दशक के पहले 10 वर्षों में बाजार की कीमतें बढ़ी और खेती का धीरे धीरे विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी अधिकांश जमींदार जमीन सुधार में निवेश करने में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि वे किसानों से लगान वसूल कर लाभ प्राप्त कर रहे थे। दूसरी ओर गांवों में किसान बोझ महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें जमींदारों को भारी लगान देना पड़ता था और उनकी जमीन की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। लगान चुकाने के लिए उन्हें अक्सर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और यदि वे लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता था जिस पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। कुल मिलाकर अधिक लगान वसूली के कारण जमींदार लाभ में थे, लेकिन राजस्व निश्चित होने के कारण कंपनी का लाभ नहीं बढ़ रहा था। एक नई व्यवस्था। कंपनी के अधिकारियों को एहसास हुआ कि राजस्व व्यवस्था को फिर से बदलना होगा। इसलिए 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश में है, वहां एक नई व्यवस्था तैयार की। उनका मानना था कि उत्तर भारत में गांव समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। उनके निर्देश पर कंपनी कलेक्टरों ने जमीन का निरीक्षण करके, खेतों को मापकर और गांवों में विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को रिकॉर्ड करके गांवों का सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण से उन्हें अनुमानित राजस्व की गणना करने में मदद मिली, जिसका गांव के प्रत्येक समूह को भुगतान करना था। गांवों के इस समूह को महाल कहा जाता था।
इस व्यवस्था के तहत राजस्व या लगान गांवों के समूह के मुखिया द्वारा एकत्र किया जाना था, न कि जमींदार द्वारा। इसके अलावा अनुमानित राजस्व संग्रह को नियमित अंतराल पर संशोधित किया जाना था। राजस्व संग्रहण की इस व्यवस्था को महालवारी कहा जाता था। मुनरो व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था के समान राजस्व संग्रह के लिए स्थायी बंदोबस्त को बदलने के लिए कंपनी ने दक्षिणी भारत में एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसे रैयतवारी कहा जाता था। रैयत शब्द का अर्थ है किसान। शुरुआत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने गांवों के छोटे समूह में इस व्यवस्था का परीक्षण किया और धीरे धीरे थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को पूरे दक्षिणी भारत तक फैला दिया। शुरुआत में इस व्यवस्था का परीक्षण उन क्षेत्रों में किया गया था जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया था। इस व्यवस्था के तहत कंपनी ने जमींदार की भूमिका को समाप्त कर दिया और लगान सीधे किसानों या रैयतों से एकत्र किया गया, क्योंकि वे पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे। रीड और मुनरो ने महसूस किया कि किसानों की रक्षा की जानी चाहिए और राजस्व मूल्यांकन से पहले उनके क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि रैयतवारी व्यवस्था भी कुछ ही वर्षों में विफल हो गई। कंपनी ने सोचा था कि इस व्यवस्था से किसान अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में वे इतने ज्यादा लगान का भुगतान करने में असमर्थ थे और उन्होंने अपनी जमीन और गांवों को छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई गांव बंजर जमीन बनने लगे